मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा क्वेश्चन है जी, एएस अकाउंटिंग का हमारा सवाल है। एएस अकाउंटिंग के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का, और एएस अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस में एज डिस्कस अर्लियर के पेपर में सवाल कौन से आते हैं, वो बताता है कि आपकी मटेरियल प्राइस या लेबर में ये चेंज आ रहा है कॉस्ट में, जिसकी वजह से आउटपुट आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है, और बताएं प्रॉफिट पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ऑप्शन ए दिया होता है, ऑप्शन बी दी होती है, हम उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को इस तरीके से बताते हैं कि किस चेंजेस की वजह से आपका प्रॉफिट किस ऑप्शन में ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये कब आया है, मई जून 22-23 का क्वेश्चन, यानी मई जून 22 और वेरिएंट 23 में ये आपका सवाल आया है, जो कि मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। मई जून 22-23 वेरिएंट। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स एट 2 फैक्ट्रीज, द कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टेट 4 assumptions used in break even analysis। ठीक है जी, कि ब्रेक इवन में कौन सी assumptions हम लेके चलते हैं। तो उसमें हेडर पहले आती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज। हम एज्यूम करते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। सेलिंग प्राइस विल नॉट चेंज, सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं होती। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम। और आगे आप एक और बता सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स विल नॉट चेंज, प्रोडक्ट मिक्स विल नॉट चेंज। ठीक है जी, तो ये हम यूज करते हैं अपने इसके अंदर assumptions ब्रेक इवन के अंदर। अच्छा, मैंने एक बात बतानी थी कि सीवीपी की assumptions भी यही होती है, और सीवीपी की लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी वही होते हैं जो ब्रेक इवन के होते हैं। तो सेम ही ट्रीट किए जाते हैं दोनों सवाल पेपर में, लेकिन अलग अलग पूछे जाते हैं, बट यू हैव टू गिव द सेम आंसर, आंसर विल रिमेन द सेम। स्टेट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा, और वैल्यू में अगर आपने लिखना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। आई रिपीट अगेन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। लेकिन वैल्यू में कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है वन फैक्ट्री अ सिंगल प्रोडक्ट इज मेड, द फॉलोइंग बजटेड डिटेल्स आर अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 3 kg एट द रेट ऑफ 5 पर kg, डायरेक्ट लेबर 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 9.5 पर आवर, फिक्स कॉस्ट पर मंथ 66,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 48 है, और सेल्स कहता है 8,000 यूनिट्स पर मंथ। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। You have to be very clear in this. If you want to calculate margin of safety, you need to calculate break even point first. Without break even आप margin of safety find नहीं कर सकते। तो मैं break even point सबसे पहले इसी का क्वेश्चन का वो निकालता हूँ। तो break even point हमारा क्या होगा, obviously units में कैलकुलेट करूंगा। break even point होगा जी fixed cost divided by contribution per unit। यही हमारा फॉर्मूला होता है ना, फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर मंथ है 66,000 की, और सवाल भी मंथली ही पूछा हुआ है, ये ध्यान में याद रखना मंथली और एनुअल का। सबसे ज्यादा गलती मैं खुद सॉल्व करते हुए यही करता हूँ, मैं खुद भी, इसलिए आपने इसका ध्यान करना। तो 66,000 है, अब आपने निकालना है क्या भला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या आपने ब्रेक इवन का फॉर्मूला जो लगाना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना होगा, सेलिंग प्राइस और माइनस इसमें से क्या कर देते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस बेटा आपकी कितनी है, दैट इज 48, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3 kg एट द रेट ऑफ 5, ये कितना आ जाएगा, मटेरियल पर यूनिट कितना आ जाएगा 15, और माइनस कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 9.5, ये कितनी हो जाएगी, 2 × 9.5 19। अब 48 में से माइनस करते हैं 15 और माइनस 19 कितना आता है जी, 14। तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो हमने आसानी के साथ जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है बेटा, 66,000,
इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, वो कितना है 14, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। कितना आता है जी? 4714.3 यानी 4714 यूनिट्स। यानी अगर आप 4714 यूनिट सेल करते हैं ना, तो एमन आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मनाइल हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 8000। हम 8000 यूनिट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है ब्रेक इवन से काफी ऊपर है। 8000 यूनिट्स हम इस वक्त सेल कर रहे हैं, जबकि मैम ब्रेक इवन कितने पे हो जाता है? 4714 यूनिट्स आप बेचें तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। इससे ऊपर ऊपर आपका सारा प्रॉफिट ही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम निकाल लेते हैं। वो क्या होता है हमारा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और यूनिट्स में हम यूज करेंगे। देखते हैं कि एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है। एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है? 8000, और ब्रेक इवन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, वो कितना है? 4714। हम बात कर रहे हैं यूनिट्स। 8000 माइनस 4714, तो क्या आता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 3286 यूनिट्स हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो निकल आया। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आइजा कितना होगा? 3286 यूनिट्स। अब इसमें अली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3286 यूनिट के मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा निकला है, फिर वो कहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू में निकाला। तो हम क्या करेंगे? हम 3286 यूनिट्स को असल मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू आ जाएगा, यानी 3286 मल्टीप्लाई बाय 48। सवाल में नहीं मांगा हुआ, ज्यादा मैं नहीं निकाला, जस्ट मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि 48 सेलिंग प्राइस को हमारा आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद क्या मांग रहे हैं। The directors are concerned that there could be a fall in demand for this product. They plan to make some changes to reduce the product's break-even point and encourage sales. जरा पहले इसको समझने क्या क्या रहा है। वो क्या ये रहा है कि डायरेक्टर जो है वो बड़े फिक्रमंद हैं, किस बेसिस पर? कि वो कहते हैं कि फ्यूचर में शायद हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपको अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ती है, प्रोडक्ट में कोई चेंज लेके आनी पड़ती है, ठीक है जी। और वो चेंज अगर लेके आते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट और कम हो जाएगा। माशाल्लाह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अभी भी ठीक है, क्योंकि 8000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं और 4700 के करीब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट और कम हो जाएगा और सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी? बढ़ेंगी। एनकरेज सेल्स मतलब सेल्स आपकी बढ़ जाएगी। मुझे पहली बात ये बताएं कि ब्रेक इवन पॉइंट कम होना, मजीद कम होना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? नहीं 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 नहीं, सेलिंग प्राइस चेंज हो ही नहीं ना। ब्रेक-इवन पॉइंट जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपना कॉस्ट कवर कर लेंगे और प्रॉफिट में चले जाएंगे, जल्दी कॉस्ट में आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कॉस्ट के साथ, प्रॉफिट के साथ। तो नंबर 1 कहता है यूज अ डिफरेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल, द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस मटेरियल इज 10% लेस पर किलोग्राम देन द एक्जिस्टिंग मटेरियल। इसकी जो लिस्ट प्राइस है वो एक्जिस्टिंग मटेरियल से 10% क्या है? कम है। फिर each unit will require 5% more kilogram of this material। ठीक है जी, हर यूनिट पर 5% ज्यादा किलोग्राम लगता है। मैं दोबारा ट्वीट कर रहा हूँ, लिस्ट प्राइस से जो उसकी प्राइस है वो 10% कम है, लेकिन उसका जो यूज है वो 5% ज्यादा होगा। 5% किलोग्राम ज्यादा हर यूनिट पर मटेरियल लगेगा। द सप्लायर ऑफ मटेरियल हैज एग्रीड टू गिव ए 20% ट्रेड डिस्काउंट। जिससे हम मटेरियल खरीदते हैं वो हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सप्लायर ऑफ मटेरियल हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट तो देता है, लेकिन जो लिस्ट प्राइस ऑफ दिस मटेरियल है इज 10% लेस पर किलोग्राम देन द एग्जिस्टिंग मटेरियल। उसकी जो प्राइस है वो एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस से, लिस्ट प्राइस वो एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस से कितना कम है? 10% कम है। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस जरा देखते हैं बेटा कितनी है। अगर हम देखें सवाल में तो आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल की जो प्राइस है वो कितनी है बेटा? 5। सर 15 नहीं है, गलत। प्राइस पर केजी की बात कर रहा है बेटा वो। तो एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस पर केजी जो है वो कितनी है? 5। वो कहता है कि वो 5 से कितना परसेंट कम हो जाएगी? 10% उसकी वैल्यू कम होगी। बेटा 5 का पहले हम निकाल लेते हैं 10%। मैंने अभी यूज करता हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए यहाँ पे। तो 5 का हम निकाल लेते हैं, मटेरियल प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी? 5 का हम निकालते हैं 10%,
बेटा वो कितना आ जाएगा 0.5। अब आपकी प्राइस कम हो गई है, यानी 5 माइनस 0.5। अब आपकी लिस्ट प्राइस कितनी हो गई है बेटा 4.5 पर केजी आपकी प्राइस। लेकिन आगे वो एक और बात कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस 10% कम है एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस से। एग्जिस्टिंग मटेरियल की प्राइस थी 5, हमें मिल रहा है 4.5 के हिसाब से, लेकिन उस पर भी 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता ही लिस्ट प्राइस पे। अभी जो ये 4.5 है, दिस इज स्टिल अ लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मटेरियल। 4.5 का हम क्या निकाल लेंगे 20%, तो कितना आ जाएगा 0.9। आपकी जो मटेरियल प्राइस है, प्राइस की बात कर रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी 4.5 माइनस 0.9 कितनी आ जाएगी जी 3.6। तो आपकी जो प्राइस मटेरियल की है वो 3.6 हो जाएगी। मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, कहता है जी ईच यूनिट विल रिक्वायर 5% मोर किलोग्राम ऑफ दिस मटेरियल। 5% जो है मटेरियल ज्यादा लगेगा। पहले कितना लग रहा था 3 kg, पहले मटेरियल हमारा कितना लग रहा था 3 kg। अब कहता है जी 5% हमारा क्या लगेगा ज्यादा लगेगा मटेरियल। तो हम देख लेते हैं केजी जो है वो कितने लगेंगे, पहले 3 था, इसका 5% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा जी 0.15। अब कितना मटेरियल लगेगा बेटा हमारा 3.15 kg आपके लगेगा, 3.15 kg अब आपके इस्तेमाल होंगे। अब हम अपनी मटेरियल प्राइस पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आप निकालना चाहें और ना निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो क्या बनेगी, एक यूनिट पर 3.15 kg लगेगा और एक केजी कितनी कॉस्ट करेगा आपको 3.6। मल्टीप्लाई कर दें 3.15 इंटू 3.6, तो आपकी मटेरियल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी जो कि कितनी आती है 6.75। जरा इस पे दोबारा गौर करते हैं जी। सर बड़ा मुश्किल पॉइंट था जी, मुश्किल है लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। कहते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ दिस मटेरियल इज 10% लेस पर किलोग्राम देन द एग्जिस्टिंग मटेरियल। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो 10% कम है। 10% कम का मतलब है कि 5 थी पहले, 10% कम 0.15 कम है तो 4.5, लेकिन 4.5 उसकी लिस्ट प्राइस है, वो भी हमें 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, यानी 0.9 और कम हो जाए। तो एक्चुअल जो हम पे कर रहे हैं वो 3.6, जबकि कहते हैं जो केजी पर यूनिट है 3 लग रहे थे पहले, उसमें 5% का क्या हो गया है इजाफा हो गया, यानी वो 0.15 ज्यादा लग रहे हैं। तो अब आपके केजी लगेंगे 3.15 इंटू 3.6 कितना आएगा, भी नहीं आना चाहिए वैसे, 11.34 आपका आ जाएगा मटेरियल प्राइस पर यूनिट। आगे देखते हैं हम, मेक ऑल्टरेशन टू मशीनरी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एट कॉस्ट ऑफ 24,000, मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 25%। कहता है आपने मशीनरी इंप्रूव मशीनरी जो है वो खरीदी है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट में क्या हो गया है इजाफा हो गया है। 24,000 का जो आपने नई मशीनरी खरीदी है एक तरह से, और वो मशीनरी 25% डेप्रिशिएट होती है पर एनम। बेटा 24,000 का 25% निकालें, आपकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ रही है कितना 24,000 का कितने परसेंट 25%, कितना आ जाएगा 6,000। सर 6,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, गलत, ये 7 की है, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ रही है ओनली 500 से, डिवाइड बाय 12 करेंगे, 6,000 डेप्रिसिएशन पर एनम है। आपकी जो स्टेटमेंट आपने बनानी है वो मंथली के लिए हम सॉल्व कर, एक महीने के लिए, ये पर एनम है, तो 500 से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। टू से सेल्स कमीशन ऑफ 0.5 पर यूनिट, तो 0.5 पर यूनिट आपका वेरिएबल सेल, तो ये वेरिएबल एक्सपेंस होता है, वो आपका क्या हो जाएगा 0.5 पर यूनिट हमारा बढ़ गया है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 0.5 आपका नया अप्लाई होगा जो पहले नहीं था। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 1.5% पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हमारी अब क्या हो गई है, पहले सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी बेटा, वो थी हमारी 48। अब इसका 1.5% हम निकाल लेते हैं, 1.5% क्या हो गया कम हो गया। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, निकालें कितना आता है 48 का 1.5%, 48 का 1.5% निकालेंगे, उतनी आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज कर देगी। पहले 48 का 1.5% निकालें कितना आता है 0.72,
48 में से माइनस कर दें 0.72, तो आपकी नई सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी कितनी, 47.28। तो 47.28, जरा मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैंने किया क्या है। बेटा सेलिंग प्राइस कम होके 48 से 47.28 हो गई है। एक नया वेरिएबल एक्सपेंस इंक्लूड हुआ है जो कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, कितने का, 0.5 पर यूनिट का। फिर मटेरियल प्राइस आपकी चेंज हो गई है, 3.15 kg लगेंगे एट द रेट ऑफ 3.6, वो 11.34 हो गया है। सर लेबर में कोई चेंज नहीं आया, लेबर सेम टू सेम रहेगी जो 19 है। और फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है कितने से, 500 से, बिकॉज डेप्रिसिएशन पर मंथ फिक्स कॉस्ट बढ़ी है जी। नहीं नहीं, क्या हो गया, 1.5% है, 72 ही है। हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेट द, ओ 1.5% पर यूनिट है। हाँ तो पर यूनिट ही है, 48 पर यूनिट है। 48 का हमने निकाला है, नहीं मल्टीप्लाई। अच्छा आगे देखिए हम, कैलकुलेट द डिक्रीज इन द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ दीस चेंजेस आर मेड। सिंपल कह रहा है कि आपने दोबारा क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट अब कितना कम हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है फिक्स कॉस्ट चाहिए आपको। तो फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी बेटा, 66,000, अब कितनी हो गई है, 66,500। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस जो कि आप कितनी है, 47.28, उसमें से हम माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, वो कितना हो गया है 11.34, माइनस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 19 है। माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो बढ़ गए आपके 0.5 पर यूनिट, जो आपको सेल्स कमीशन पे करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक बच्चे ने कहा सर इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में क्यों नहीं बना रहे, बेटा जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं मांगा, उसने मांगा है ब्रेक इवन पॉइंट के दोबारा निकाल। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, नए वाला। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सिंपल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करनी है, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16.4। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा हो गया अब 16.4। और अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट दोबारा इसका फाइंड करता हूँ। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है बेटा, 66,500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16.4, कितना आ जाएगा जी आपका ब्रेक इवन पॉइंट अब, फोर जीरो फाइव, चले 4055 कर लेते हैं, 4054 ही करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, कम हुआ है ना, फायदा हुआ है। कितने से डिक्रीज हो गया बेटा, 4714 माइनस 4054, क्या आ जाएगा जी आपका, इतने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज कर दिया, कम हो गया। दैट इज गुड फॉर द बिजनेस, आप जल्दी प्रॉफिट में चले जाएंगे। नहीं 47 माइनस 4714 माइनस 4054, 660 यूनिट से आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज कर 660 यूनिट पहले आप ब्रेक इवन में चले। आगे कहते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, कहते हैं जी एट द अदर फैक्ट्री मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स आर नॉर्मली 14,000 यूनिट्स ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट। अब थोड़ा नया आ गया है, पहले आप देख लें, इसको लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, मजीद वो हमें और सवाल में मजीद क्या पूछ रहे हैं। सर मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल इस तरह का पेपर में आएगा जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है जी, है हाँ जी पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी अब कहते हैं जी एट द अदर फैक्ट्री मंथली प्रोडक्शन सेल्स आर नॉर्मली 14,000 यूनिट्स ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट। उनके जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं वो 14,000 है, 14,000, हम तो बेच रहे हैं ना 8,000। द प्रोडक्शन प्रोडक्ट हैज ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 65 पर यूनिट।
एंड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 70। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी, डाल सकते हैं? सर इनको ऐड कर देंगे। सारी बात है, वेरी गुड। भाई वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐड कर दे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही आ जाएगी ना। है सर, वो कैसे? कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट उसके कहते हैं सेलिंग प्राइस बराबर किसकी होगी? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 17 है, 65 में आप उसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो 82 आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। द बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट आर 1,28,000 per month. A major customer normally purchases 5,500 units per month. However, the company has been informed that no units will be required by this customer in August 2022. हम जरा गौर करें हुआ क्या। हम 14,000 यूनिट बेचते थे एक दूसरे प्रोडक्ट के अदर फैक्ट्री के अंदर। एक बंदा हमारा कस्टमर था, वो हमसे 5,500 यूनिट्स परचेज करता था। एक ही बंदा, एक ही कस्टमर। लेकिन वो कहता है कि अब से मैं आपसे यूनिट परचेज नहीं करूंगा। ठीक है जी, अगस्त में मुझे आपके यूनिट नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताएं आपके सेल्स यूनिट कितने अमाउंट से डिक्रीज कर जाएंगे? 14,000 माइनस 5,500। आपके यूनिट जो है वो डिक्रीज कर गए कितने से? 5,500 से, और कितने रह गए? 85। ठीक है ना, तो ये तो बहुत कम हो गया, 8500 यूनिट पे चले गया। तो डायरेक्टर आर कंसीडरिंग टू ऑप्शन। इस नुकसान से बचने के लिए हम दो ऑप्शन यूज कर रहे हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन इन अगस्त बाय 4,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दें 4,000 यूनिट से। सारी तो नुकसान हो गया। ओ भाई, जब मेरे पास 5,500 लोग खरीदने, 5,500 वाला कस्टमर चला गया है, तो मैं यूनिट्स क्यों बनाऊंगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट्स जो है प्रोडक्शन अपनी कम कर रहा हूँ 4,000 से। लेकिन 5,500 से कम नहीं की। आई हैव रिड्यूस्ड द प्रोडक्शन ओनली बाय 4,000 यूनिट्स। 1,500 यूनिट्स अभी भी बना रहा हूँ। रन एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट ए कॉस्ट ऑफ 2,200 टू इंक्रीज डिमांड सो दैट ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड। यानी जो बाकी 1,500 यूनिट्स है वो बिक जाएंगे। और कैसे बिक जाएंगे कि आप अपनी जब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करोगे 2,200 से, तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई, सेलिंग कॉस्ट ही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी 2,200 से उस महीने, और आपके यूनिट जो है वो बिक जाएंगे। तो आप 1,500 यूनिट फिर भी बेच पा रहे। ऑप्शन बी में कहता है कंटिन्यू विद द नॉर्मल प्रोडक्शन इन अगस्त। हम कंटिन्यू करेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन जो अगस्त में हो रही है वो। स्टोर 5,500 यूनिट्स इन ए वेयर हाउस, यानी वो 5,500 यूनिट जो एक्स्ट्रा आप बना रहे हो वो भी हम बनाएंगे, यानी 14,000 यूनिट्स ही बनाएंगे, और उसको हम वेयर हाउस में स्टॉक कर लेंगे, स्टोरेज कर लेंगे 6,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है जी, यानी 6,000 हमें कॉस्ट आएगी उसकी एक महीने की। अगले महीने तो बेच ही सकते हैं, अगस्त में उसने रुका है। At the end of the August, an overseas customer will purchase all the units. अगस्त के एंड में, अच्छा अगस्त के एंड में एक ओवरसीज बंदा हमारे यूनिट्स परचेज कर लेगा एट स्पेशल प्राइस ऑफ $70, लेकिन वो 82 का नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा 70 का कम का। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ 1.8 पर यूनिट विल बी इनकर्ड ऑन दीज यूनिट्स। हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें क्लियर करनी पड़ेगी, वो हमें पे करनी। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर अगस्त फॉर ऑप्शन ए फॉर ऑप्शन बी, और कहते हैं प्राइस करेंगे व्हिच ऑप्शन दे शुड चूज, justify discussing the both financial and non financial factors। और देखते हैं जी हम, देखिए मैं आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मे भी आपके जहन में ये बात आती हो तो सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। दिस क्वेश्चन विल नॉट, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इट इज नॉट वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यू मे से दैट इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और यू मे से के स्टूडेंट्स maybe students will distract or they will be demotivated after looking at the question। सर बड़ा लंबा है, थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं। तो ऑप्शन ए की हम बात करते हैं पहले। इससे पहले कि मैं ऑप्शन ए की बात करूं, मैं आपसे एक और बात करने जा रहा हूं, और वो ये है कि भाई इस एडिशनल इंफॉर्मेशन का पिछले क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पिछला क्वेश्चन हमारा खत्म, उससे इसका कंसर्न ही नहीं है। सर वो कैसे पता चला? भाई देखे ना, इसकी तो वेरिएबल कॉस्ट ही लग गए, इसका तो कंट्रीब्यूशन ही लग गया, इसका तो सेलिंग प्राइस ही लग गया, इसका पीछे से कंसर्न नहीं। प्रॉफिट हम निकालते हैं जी ऑप्शन ए के हिसाब से। सबसे पहले बड़ा आसान है, हमारी जो ऑप्शन ए में हम अपने यूनिट्स रिड्यूस कर रहे हैं बाय 4,000। अब हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? 10,000 यूनिट्स हम बनाएंगे, और वो कहते हैं कि सारे यूनिट्स आपके जो है वो इंशाल्लाह बिक जाएंगे, क्योंकि तो आप 2,200 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके यूनिट्स जो है वो बिक जाएंगे। इसको जरा कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं दूसरा ऑप्शन आपके सामने ओपन कर। नहीं कोई जरूरत नहीं है कि मैं सीधा में
लेकिन जरूरत नहीं है। आपकी आ जाएगी सेल्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितनी बेटा 82, देयर इज नो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, कितना आ जाएगा जी सेल्स आपका 82,000 आपकी आ जाएगी सेल्स। इसमें से लेस कर देंगे जी हम वेरिएबल कॉस्ट। अब डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू, आपकी मर्जी है। मैं इसको कर रहा हूँ इससे ताकि आपको जरा समझ अच्छे तरीके से आए। 10,000 इंटू 65, ये आपकी आ जाएगी कितनी 65,000, ये हम माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट निकाल सकता था सर, कैसे वही बता देता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 17 जी 17,000 आ गया। इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अपनी फिक्स कॉस्ट। देखते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी दी हुई है। फिक्स कॉस्ट दी हुई 1,28,000, इतनी ज्यादा कैसी है 1,28,000 पर मंथ, 10 के लिए बना रहे हैं। सर आप मुझे नहीं आई, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हो। आपने क्या कहते हैं 10,000 की जगह 1 लिख दिया, 82 आगे 4 जीरो आएंगे, आपने 3 लिख दिए, 8,20,000 आता है। आपने 82, हाँ सर 4 जीरो नहीं आएंगे आगे, आपने 10,000 से किया मल्टीप्लाई। हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही। और ये भी जा रहे हैं, गुड। जी सारे जा रहे हैं। और ये भी जा रहे हैं 1,70,000, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,28,000 और प्लस करेंगे इसमें 2,200 जो आप एडवर्टीजमेंट कंपेन कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। देखिए उसने क्वेश्चन पूछा है मुझसे सर 1,28,000 जो फिक्स कॉस्ट है 14,000 की है, तो हम तो सिर्फ 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, यही तो सर काम है, वरना इस वालों में और मुश्किल क्या है मेरे भाई। नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, यूनिट्स कम हो ज्यादा हो प्राइस ही रहनी है। 2,200 पर क्या और बढ़ी है पर्टिकुलर प्राइसिंग कैंपेन की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,30,200 माइनस करें क्या आता है प्रॉफिट आपका बताइए बताएं। थर्टी नाइन एट, ये आपका आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 से हमने प्रॉफिट अपना जो है वो फाइंड कर लिया, ऑप्शन बी ऐसा है। अब हम चलते हैं जी किस पे, ऑप्शन बी की तरफ कि उसमें जो है हमारा प्रॉफिट कितना है। देखते हैं उसमें सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं कि हम कितनी कर रहे हैं। कहते हैं जी ऑप्शन बी में कंटिन्यू विद द नॉर्मल प्रोडक्शन, यानी 14,000 यूनिट्स ही बना रहे हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 6,000 है और कहता है कि जो ओवरसीज कस्टमर है विल परचेज ऑल द यूनिट्स इन द वेयर हाउस, यानी 5,500 वो अलग परचेज कर लेगा, कितने का $70 का। उसके दो पोर्शन आपको थोड़े से करने पड़ेंगे, यानी सेल्स बेसिकली दो किस्म की हो रही है। एक आपकी सेल्स हो रही है 8,500 यूनिट्स की, इस हिसाब से बेटा 82 के हिसाब से, सही है ना। एक सेल जो है वो आपकी हो रही है कितने की 5,500 यूनिट्स की, किस हिसाब से 70 के हिसाब से। देखिए कितनी कितनी सेल्स आ जाती है दोनों के हिसाब से हमारी 5,500 इंटू 82 और 5,500 इंटू 70। 697,000 697,000 करीब हो गया ये, यहाँ पे लिखेंगे हम 697,000, ये आगे सेल इसकी। दूसरे की बताएं हम 385,000, इसकी आ जाएगी आपकी 385, 5,500 इंटू 70,
385000। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? हो सकता है नीचे भी चेंज हो, आपको वो चेंज इस सवाल में नहीं है, लेकिन अगर वो तो आपको वो चेंज करके समझ होनी चाहिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा। 500 मल्टीप्लाई बाय 65, यदि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज सिर्फ इतना आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसके अंदर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो 5500 उसको हम बेच रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पहले मल्टीप्लाई करें 8500 टू 65 कितना आता है जी? 8500 into 65 500। ये अच्छा, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कितनी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा? 5500 नो चेंज इनटू 65, वो कितना आ जाएगा जी? जी 357,500 यानी 3,57,500। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर एक और है, और वो कौन सी है आपकी? वेरिएबल सेलिंग। पर वो कहाँ से आती है बेटा? वो दी नहीं उसने। उसने कहा है कि उन यूनिट पर जो आप स्टोर कर रहे हो और ओवरसीज कस्टमर आपसे परचेज कर लेगा सारे के सारे $70 का, उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पड़ रही है 1.8 पर यूनिट के हिसाब से। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, वो उसमें कितना पड़ेगा, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। 5500 मल्टीप्लाई 1.8 कितना आता है? 99। ये अब हम दोनों अलग अलग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा। 144,500 इसका कंट्रीब्यूशन आता है हमारा 144,500, और इसका हम 3,85,000 में से दोनों माइनस करेंगे, 3,57,500 भी और 900 भी। 3,85,000 माइनस 3,57,500 माइनस 9,900 17,600। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं दोनों का ऐड करके। दोनों को ऐड करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सर फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग माइनस करें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको पता है टोटल में चेंज नहीं होती, वो वही रहनी है, इसलिए मैं इकट्ठी माइनस कर रहा हूँ जी। 162,100 लेस कर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी जो है पहले कितनी बेटा? 1,28,000 हमारी थी। उसमें वो कह रहा है कि इजाफा कोई हो रहा है कि नहीं, चेक करें। 6,000 का इजाफा हो रहा है, तो स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है आपको। यहाँ बच्चों ने गलती की। बच्चों ने क्या लिया? फिक्स कॉस्ट कितनी ले ली? 1,30,200। गलत, क्योंकि 2200 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑप्शन ए में पड़ रही है, ऑप्शन बी में नहीं पड़ रही। तो 128,000 में सिर्फ 6,000 जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ए ऑप्शन बी अलग अलग सवाल हैं, उनको बेटा अलग अलग लेके चलेंगे तो फिर बात बनेगी। आप ये आएगा 134,000, ये माइनस कर देंगे तो आपको ऑप्शन बी से प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। और जरा बताइएगा कि कितना आ रहा है इसका प्रॉफिट फॉर द मंथ? 28,100। यहाँ पे गलत लिखा है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है, मंथ है। ठीक है जी। अब देखिए जी, वी आर गेटिंग मोर प्रॉफिट, वी आर हैविंग मोर प्रॉफिट इन ऑप्शन ए, so we should choose option A because the profit is more in option A, at least by how many units, how many, what amount? Almost 11,000 से 10,000, above 10,000 हमें जो है प्रॉफिट ऑप्शन ए में ज्यादा मिलेगा। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये कि आपको स्टोरेज कॉस्ट जो है पड़ रही है, और इन्वेंट्री में बिकम डैमेज। ऑप्शन बी में इन्वेंट्री क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है आपकी, क्योंकि वो पड़ी रहेगी आपके पास, एक महीने के एंड पे वो जाके ले रहा है, तो इन्वेंट्री लॉस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकती है। ये भी आपने कंसीडर करना है, बिकॉज और मे बी द कस्टमर ही हैज गिवन यू द ऑर्डर बट ही विल नॉट ऑक्यूपाई द ऑर्डर, देन क्या करेंगे? फिर आपके यूनिट जाया हो जाएंगे, तो बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको पड़ रही है, बट इन अदर अगर आप देखें, दूसरी बात कि आपका जो नए यूनिट आप बना रहे हैं उससे कंट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव भी आ रहा है। दूसरा है कि लेबर जो है, अगर आप नहीं बनाएंगे और सिर्फ आप प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है ऑप्शन में, लेकिन लेबर आपकी क्या हो जाएगी? रिडंडेंट।
तो एम्प्लॉइज विल बी डीमोटिवेटेड। जो बाकी एम्प्लॉइज निकाल देंगे आप, उनकी रिडंडेंसी कॉस्ट तो पड़ेगी आपको, लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉइज है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मे बी हमें भी निकाल दें, क्या पता अगले महीने भी जो एक कस्टमर है वो आपको ऑर्डर ना दे, आपने यूनिट्स जो है वो कम कर दिए, कम सेल कर रहे हैं। फिर ये कि आप जो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई इजाफा नहीं होगा ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपने इंक्रीज की है, तो डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द सेल? मे बी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करने से सेल्स आपकी इंक्रीज ना हो, पॉसिबल है, ठीक है जी, कर रहे हैं लेकिन वो